आयोनिक कैरेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यहाँ हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। टॉपिक वैसे यूं होना चाहिए, कोल एंड कैरेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इनके बहुत से मल्टीपल चॉइस स्टार्ट किए आए हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आयोनिक कैरेक्टर। सवाल आ जाए कि किस कंपाउंड का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो हमें कैसे मालूम होगा कि इस आयोनिक कैरेक्टर की मीनिंग है कि उसकी परसेंटेज कितनी होगी। ये तो आपको मालूम है कि कोई भी कंपाउंड अगर आपको मिला हुआ है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस के ऊपर। अगर किसी भी कंपाउंड का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो समझो कि उसमें बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और उसके आयोनिक जो करेक्टर होंगे वो ज्यादा होंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बढ़ता वैसे आयोनिक जो करेक्टर है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अगर 2 से ज्यादा है तो समझो कि उसमें आयोनिक जो करेक्टर है वो ज्यादा होंगे। इस तरह से अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आयोनिक जो अगर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अगर कम होगा तो समझो कि उसके आयोनिक करेक्टर कम होंगे पर कोल एंड करेक्टर ज्यादा होंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि बार बार कि आयोनिक जो करेक्टर होते हैं चाहे कोई भी कंपाउंड हो, आयोनिक हो चाहे कोल है, तो यानी कि डायरेक्टली रखते हैं टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस। तो अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आएगा उतने आयोनिक करेक्टर ज्यादा होंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि कोल करेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के इनवर्सली है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अगर कम आता है तो समझो कि उसमें कोल जो करेक्टर है वो सर वीडियो स्टक हो गई। सर आपकी वीडियो रुक गई है। यानी कि अगर रुक गई वीडियो चल रही बेटे देखो। सर आपका नेट सही नहीं है। सर आवाज बार बार सर रही है। नेट तो सही चल रहा है वैसे तो में देखो। हाँ बोलो। हेलो सही है बिल्कुल। हेलो बेटे सही आ रहा है ना? सही है बिल्कुल। जी अब सर सही है। चलो यार ये थोड़ा वो होता आज मौसम चेंज है ना यहाँ का, आज बादल आ गए हैं ना तो इस वजह से मसला हो रहा है। एनीवे तो कोल एंड करेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस के ऊपर भी मीन्स के जो इन्वर्सली है और आयोनिक करेक्टर के। अभी वही स्टूडेंट इन सवालों के जवाब देंगे जिन स्टूडेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू याद हो। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू याद नहीं होगी तो आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा कंपाउंड में ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूँ कि फर्स्ट ए ग्रुप के आयोनिक करेक्टर जो है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सेकेंड ए ग्रुप के। ये भी बताऊंगा क्यों। इस तरह से 7A ग्रुप के जो कंपाउंड से आयोनिक उनका आयोनिक करेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 6A ग्रुप। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ए ग्रुप के कंपाउंड में, सेकेंड ए ग्रुप के कंपाउंड में, 6A ग्रुप के कंपाउंड में, 7A ग्रुप के कंपाउंड में, तो मोस्टली आयोनिक जो करेक्टर है वो इंक्रीज होंगे क्योंकि आप सबको मालूम है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे सर वीडियो स्टक हो गई। सर वीडियो रुक गई है आपकी। अभी तक स्टक है।
सर आपकी वीडियो रुक गई है। सर आवाज आपकी सही नहीं आ रही और आपकी वीडियो भी रुक गई है। सर शाम में ले लें क्लास सर, बेशक कभी नहीं होगी तो। सर आपका नेट का इशू है, नेट हाँ हाँ, डाउन 2 है मिनट 2 आपका, मिनट डिवाइस वगैरह 2 चेक मिनट। कर। यार वो क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में वो जूम को मैंने लीव कर दिया था, तो फिर वो आप पहले से ऐड हो, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। अभी देखो। सब हेलो। बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही है सर। चलो ठीक है सही यार। है सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट ग्रुप के आयनिक करेक्टर ज्यादा, सेकेंड ग्रुप के इस तरह से 7 ग्रुप के आयनिक के करेक्टर ज्यादा होंगे 6 ग्रुप के। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मोस्टली आयोनिक करेक्टर जो है हर ग्रुप में इंक्रीज होगा। तो मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, उन्हीं सवालों को यानी कि हम हल करके यानी कि आपको समझाएंगे कि किस करेक्टर जो है यानी कि ज्यादा होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि विच कंपाउंड हैज यानी करेक्टर बट लोवेस्ट कोवेलेंट करेक्टर, तो हम इसका मुझे जवाब दे के फर्स्ट का क्या जवाब होगा। सीजियम क्लोराइड। इसमें से किस कंपाउंड का आयोनिक करेक्टर यानी कि ज्यादा होगा। अगर हम बात करें तो इसका जवाब जो है वो यानी कि बी है। अभी आप बोलोगे सर बी कैसे होगा, तो एक मरतबा और मैं आपको समझा देता हूँ कि बी इस वजह से आप देख रहे हो कि सब में नॉन मेटल जो है वो सब में क्लोरीन की यानी कि सेम है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू आप सबको मालूम है कि यहाँ पर भी क्लोरीन की वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी क्लोरीन की वैल्यू 3 है, और इधर भी क्लोरीन की वैल्यू 3 है। अभी आपको यानी कैसे मालूम होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जो है इस मेटल की यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू कम होगी, उसी कंपाउंड का यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होगा। जैसे आप देख रहे हो नॉन मेटल दिए गए हैं, मीन्स के सेम नॉन मेटल दिया गया है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू 3 है। अभी आपको ये देखना है कि फर्स्ट और साथ में फर्स्ट ग्रुप के आपको मिले हुए मेटल, अभी आपको कैसे मालूम होगा कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोन नेगेटिव का डिफरेंस हाईएस्ट किसमें होगा। तो बेटे लाजमी बात है कि आप सबको मालूम है कि फर्स्ट ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की वैल्यू कम होगी। जिस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू कम होगी उसने उसके आयनिक करेक्टर यानी कि ज्यादा होंगे। अभी कैसे, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मेरे ख्याल में बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। देखो सबसे फर्स्ट में आ जाता हूँ, मैं एक समझा रहा हूँ सोडियम क्लोराइड में। अभी आपको मालूम है कि सोडियम की मैं सपोज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.9 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीन्स के वैल्यू है 3, ये आप सबको मालूम है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो बेटे डिफरेंस जो है इन दोनों का आएगा 2.1। अगर हम 3 में से मीन्स के 0.9 को यहाँ पे माइनस करें, सपोज करें, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 2.1 का। फिर अगर मैं KCl के बारे में कहूँ तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती जाएगी। तो सपोज करो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू है 0.7,
जब क्लोरीन की यानी कि जो है 3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस इन दोनों में जो आएगा कितना आएगा बेटे? 2 पॉइंट यानी कि 3 का देते हैं। अगर मैं बात करूं RBCl की, तो क्लोरीन को इसकी मैं सपोज कर रहा हूं कि 0.6 है, जबकि जो क्लोरीन की 3 है। तो अगर डिफरेंस निकालना हो तो 3 में से 0.6 को माइनस करोगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव का डिफरेंस आएगा 2.4 का। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ सीजियम यानी क्लोराइड की, तो सपोज कर रहा हूँ सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू है 0.4, जबकि इसकी 3 है। तो डिफरेंस अगर निकालना हो आपको तो कैसे निकालोगे? 3 में से 0.4 को यानी कि माइनस करोगे तो 2.6 आएगा। तो कुछ बात मेरी समझ में आ रही है कि अगर मैंने कहा था कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे हर ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा आयोनिक जो करेक्टर होंगे वो यानी कि सीजियम क्लोराइड के होंगे। इस तरह से अगर आयोनिक करेक्टर हाईएस्ट है तो लाजमी बात है कोवेलेंट करेक्टर इसके यानी कि सवाल को आपसे समझूं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके कोवेलेंट करेक्टर यानी कि ज्यादा होंगे, तो आप कहां पे टिक करते हैं? हेलो, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड सर लिथियम क्लोराइड। बात है कि आप टिक करते चलो चलो अच्छी बात है। अच्छी, इसी सवाल का एक और चॉइस दे रहा हूँ। सवाल ये सेम ही है, चॉइस यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। अब इनमें से कौन कौन बताएगा मुझे? देखो यहाँ पर मेटल सेम है लेकिन नॉन मेटल डिफरेंट। अभी आपको देखना है कि इसमें से किस नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो अगर मैं इसी टाइप का आपसे सवाल पूछूं तो आप कहाँ पे टिक लगाओगे? चलो अच्छी बात है, अभी कुछ ना कुछ आ गया समझ में। सी होगा बेटे। हेलो, यस सर। अभी कैसे होगा इतना तो मालूम है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इस बेस के सर सबसे कम तो आयोडीन की होगी। ये फर्स्ट का बी और इसका जी बेटे। सर आपने बोला कि जब बोलिए। हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनिक करेक्टर बढ़ता है, तो सर इस हिसाब से तो सोडियम आयोडाइड की होनी चाहिए ना बेटे? फर्स्ट और अरे यार नहीं आप देखो, मैंने कहा था कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में आयोनिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, सॉरी, जबकि 6 और 7 ग्रुप में आयोनिक जो करेक्टर है वो डिक्रीज होगा। 6 और 7 ग्रुप में आयोनिक करेक्टर यानी कि डिक्रीज होगा 6 और 7 में। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में बॉटम इंक्रीज होगा, जबकि 6 और 7 में आयोनिक जो करेक्टर है वो डिक्रीज होगा। अभी अरे आपको ये नहीं समझ में, थोड़ा सा अपना भी तो माइंड आप सोचो थोड़ा सा, तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आप निकाल सकती हो। आपको मालूम है सोडियम का 0.9 है और जो एलिमेंट सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नॉन मेटल में उसका होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो ये डिफरेंस आ रहा है तकरीबन 3.1 का। एक मरतबा और के फर्स्ट और सेकंड टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयन वो इंक्रीज होंगे, लेकिन 6 और 7 ग्रुप आओगे तो आयोनिक करेक्टर जो है वो हमें मालूम है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू सबसे यानी कि ज्यादा। तो घर पे स्टडी करोगे तो आपको खुद ही समझ जो आप सी क्यों है और वैल्यू आपको यानी कि 4 है, जबकि Cl की 3.5 है, जब ने उसकी 2.8 है, जबकि I की जो है आप खुद सोच सकती हो नेगेटिव का डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा आ रहा है बेटी सी में। तो लाजमी बात है कि आयोनिक करेक्टर इसके ज्यादा होंगे। हेलो हेलो यस सर। हेलो, यस सर। अच्छी बात है। तो इसको चलो एक और एमसीक्यू
और फिर बस कर लेते हैं। क्या मुझे इसका जवाब दे पाओ? चलो एक और दे रहा हूं, ये थोड़ा सा चेंज दे रहा हूं। हैज हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर, अभी थोड़ा सा माइंड को इस्तेमाल करो। हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर, और कोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के जो डिफरेंस के बिल्कुल अपोजिट है। ए, देखता हूं कि कितने स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं मुझे। बेरियम ऑक्साइड, बी में दे रहा हूं मैं आपको कैल्शियम ऑक्साइड, सी में मैं दे रहा हूं आपको बेरिलियम ऑक्साइड, में मैं दे रहा हूं आपको, स्टूडेंट है या स्टूडेंट है जो मुझे में से हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर किसके अंदर, हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर सी। उसके होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन सब में है, अभी आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके पे कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर इसका जवाब सी है। आई होप कि मेरी बात आ गई समझ में? यस सर। हेलो बेटे, यस सर। हेलो, चलो ठीक है ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आयोनिक करेक्टर कोवेलेंट करेक्टर वाला ये मैं इंटर में भी पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर आपको याद हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में या चैप्टर नंबर 2 में जब हमने डिफरेंट टाइप पढ़े थे हाइड्राइड्स के, तो आपकी रफ कॉपी में ये लिखा होगा कोवेलेंट हाइड्राइड से, वहां पर ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो ये सारे स्टूडेंट यानी कि जो है नोट कर लो। सर जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो जैसे आपने बताया कि फर्स्ट में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकंड ए के, तो मतलब आपने इनका तो बता दिया, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में क्या होता है, मतलब कब अरे इंक्रीज मेरी और कब डिक्रीज बेटी, होती अभी है? आपने सवाल भी मुझसे उल्टा पूछ रही हो बेटे। 6 4 5 7 कहाँ से? हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना बेटे। आयोनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली हम काउंट करते हैं फर्स्ट से, सेकंड से, 6 से और 7 से। 4 से ए ग्रुप कहाँ से आएगा बेटी? हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड सिर्फ 4 ग्रुप बनाएंगे मोस्टली, एक फर्स्ट ए ग्रुप, एक सेकंड ए ग्रुप, एक 6 ए ग्रुप, एक 7 ए ग्रुप, जबकि 5 और थर्ड ए ग्रुप के एक एक एलिमेंट्स बनाते हैं, तो उस वजह से उनको हम काउंट नहीं करते हैं। मोस्टली आयोनिक कंपाउंड बनाते ही फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स ग्रुप के एलिमेंट है, जबकि 6 ग्रुप के एलिमेंट और 7 ए ग्रुप के एलिमेंट है। ये सिर्फ हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर याद आ गया, भूल गए थे। थोड़ा समझ लो ना आप, ये हम सिर्फ आयोनिक की बात कर रहे हैं, तो नोट कर लो उसको। तो आयोनिक कैरेक्टर भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है? तो मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा और चलते हैं आगे, और अगर आज टाइम वैसे ही ज़ाया हो गया तो थोड़ा सा इसको कम करना होगा। चलो आयोनिक करेक्टर तो हो गया मेरे ख्याल में सारा कंप्लीट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। कुछ नया स्टडी करते हैं। एक टर्म है आपके कोर्स में नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा यानी कि नया आपके लिए होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। नाम सुन? हेलो बेटे, यस सर। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है मालूम है किसी को? हेलो, नो सर। नो सर। नहीं मालूम है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं मालूम है। इलेक्ट्रोवैलेंसी मोस्टली हम यूज कंपाउंड्स के लिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम अपने अल्फाजों में इस तरह
कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। या आप कह सकते हो कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स में जो चार्ज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको एक आयोनिक कंपाउंड मिला हुआ है जिसका नाम है NaCl। अब ये आपको डिसाइड करना है कि सोडियम और क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि सोडियम के ऊपर चार्ज प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है। तो अगर क्लोराइड में सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो जो इसके ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, वही इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। जैसे देख रहे हो कि +1 है, जबकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो -1 है। इस तरह से अगर कहा जाए कि MgO में कौन सा स्टूडेंट आप में से बताएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन +2 वैलेंसी -2 कितनी होगी, जब मालूम होगा +2 जब -2 चार्ज होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलो बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें Mg की जो है +2 है, तो लाजमी बात है कि ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी -2 होगी। है कि ये बताओ कि मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg और क्लोराइड की +2 इलेक्ट्रो -1 +2 तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर -2 दे दो, इसकी +2 चार्ज है तो एक ही -1 है, तो मल्टीप्लाई 2 से करोगे। तो यहाँ पर Mg की जो चार्ज है, Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो +2 होगी। लेकिन क्लोरीन की ऐसा नहीं कि बोलो कि 2 हो सर, एक ही बतानी, यहाँ पर 2 एटम है, तो जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी -1। तो मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोवैलेंसी का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोवैलेंसी मालूम करते हैं। तो सवाल दे देता हूँ एक MCQ, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? हाँ, तो तुम में से कोई है स्टूडेंट? चॉइस दूं? -2 -6, -2 B -2 -4, C -2, D C +2। -2 सर सी सर यूं भी मालूम है, अभी क्या मैं बताऊं, यूं मालूम है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सारी लिस्ट समझाई थी मैंने। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि देखकर कि भाई इसमें 6 एटम है तो बोल दो हाँ 6 इसकी यानी कि वैलेंसी नहीं है, 2 होगी, नोट कर लो इसको। उसके बाद है वेरिएबल Yes, sir. इलेक्ट्रो फिक्स, और एक होती है वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। हम इलेक्ट्रोवैलेंसी सेकेंड ए ग्रुप की और थर्ड ए ग्रुप की इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स होती है। फर्स्ट ए ग्रुप की क्या मालूम है? +1, सेकेंड +2 +2 +3 +3 है। तो फिर वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी किसकी होगी? तो आपने इंटर में स्टडी की होगी कि हमारे पास होते, एक मेटल होते हैं S ब्लॉक के और एक मेटल होते हैं D ब्लॉक के। अगर आपको D ब्लॉक में कुछ याद हो तो आप सबको मालूम है कि D ब्लॉक के जितने भी मोस्टली एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपको याद हो आयरन जो है उसकी चार्ज में इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो यानी कि वेरिएबल होती है। इसकी +2 भी होती है, याद है किसी को? +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है और प्लस यानी कि 6 भी है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल होती है। इस तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कॉपर है उसकी, तो उसकी +1 भी है और +2 है। तो जिन्होंने इंटर पढ़ा
होना चाहिए कि इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी डिफरेंस की होती है, क्योंकि इनमें 2 ऑर्बिटल यूज होते हैं। अगर आपको याद हो, एक 4s भी यूज होता है और साथ में 3d भी यूज होता है, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल में सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल इस्तेमाल होता है, एस ऑर्बिटल, जबकि इसमें दोनों ऑर्बिटल यूज होते हैं, 4s भी यूज होता है और 3d भी यूज होता है। तो इस वजह से यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की मोस्ट जो है वो यानी कि डिफरेंट होती है। आई होप कि मेरी बात सब कुछ आगे समझ में। हेलो बेटे। यस सर। यस सर। अच्छी बात है, नोट कर लो इसको। जी जी बोलिए बेटे। को साफ कर दूं? यस सर। चलो ठीक है, तो बोर्ड को मैं साफ कर देता हूं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी आपको समझ में आ गई कि वेरिएबल क्यों होती है, फिक्स क्यों होती है, क्या इसकी वजह है। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो यानी कि इस बात की फिक्र मत करो कि सर ये क्या है। तो बेटे आप जब इंटर में आओगे तो ये सारे टॉपिक इंटर में है, ये डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा जब आप इंटर में आओगे। कोई भी या किसी और के पास सारे सर आपको ये समझाएंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद आखिर में आ जाते हैं आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो वैसे भी आपको मालूम है कि आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड। क्यों ना आसान सवाल दे दूं एक, विच कंपाउंड इज आयोनिक, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है आयोनिक। बिल्कुल आसान सवाल। इसका तो जो साइंस की बच्ची को मैं बुला लूं वो भी दे देगी मुझे। CaO B Al2O3 C CSI D NH3 EMgCl। इसका जवाब डी। सी होगा इसका जवाब। अरे यार मैंने डी। नहीं गलत दिया मैंने, सॉरी सॉरी। एक्सेप्ट बेटे इसका डी होगा। सारे के सारे आयनिक कंपाउंड से, लेकिन एक आयनिक कंपाउंड नहीं हो तो ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड, लेकिन NH3 आयनिक कंपाउंड नहीं है। थोड़ा माइंड को इस्तेमाल करो वजह से कि वैसे भी एक माइंड इस्तेमाल कर लो कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल आपको याद होने चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 में आयोनिक बॉन्ड तब बनेगी जब मेटल और नॉन मेटल होंगे। तो भाई यहाँ पर तो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी, तो ये आयोनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये हो गया कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। अभी कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो आप खुद ही देख लेना, कुछ मैं पढ़ा लेता हूँ आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम आयन प्रॉपर्टीज, तो मोस्टली प्रॉपर्टीज आपके बुक के अंदर मौजूद है। हम अगर देखें तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड जितने भी एक कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और इनका मोस्टली स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक होता है। मोस्टली आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होती है। अगर हम देखें तो आयनिक वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनमें करंट पास नहीं होता है, उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब आप आयनिक कंपाउंड्स को यानी कि मोल्टन स्टेट में चेंज करोगे या वाटर में यानी कि जो डिजोल्व करोगे तो कंप्लीटली इनमें करंट जो है पास होगी। मोस्टली आयनिक कंपाउंड जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर आपसे पूछा जाए कौन से होते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन, एसीटोन, ये सारे के सारे मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। तो ये कंपाउंड जो ये यानी कि सॉल्वेंट में कभी भी आयनिक कंपाउंड
नहीं होंगे डिजोल्व, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के ऊपर चार्ज होती है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। लेकिन मोस्टली आयोनिक कंपाउंड जो है मोस्टली आयोनिक कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि वाटर जो है यानी जो पोलर सॉल्वेंट है, जबकि आयोनिक कंपाउंड भी जो पोलर कंपाउंड में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ आयोनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं। मोस्टली 95% आयोनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ आयोनिक कंपाउंड जो है पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो वो यानी कि क्यों सॉल्युबल नहीं होते, तो यहाँ पर एक टर्म आ जाता है लेटिस एनर्जी और यानी कि हार्डेशन एनर्जी। तो वो आयोनिक कंपाउंड जिनकी हार्डेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेटिस एनर्जी से वो पानी में सॉल्युबल होंगे, लेकिन वो आयोनिक कंपाउंड जिनकी लेटिस एनर्जी हाई होगी तो वो यानी कि H2O में इनसॉल्युबल होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपके बुक के अंदर ही मौजूद है, तो जब आप उनको देखोगे तो आप उनको इजी तरीके से मीन्स के जो है समझ जाओगे। तो इस तरह से आयोनिक कंपाउंड्स में फिर भी आप प्रॉपर्टीज को देख लेना, अगर कोई नहीं समझ में आए तो मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है ना बेटे। हेलो Yes, sir. चलो ठीक है। तो हम टाइम अपना जाया क्यों करें, वैसे भी 10 मिनट जाया हो गए। तो आयोनिक कंपाउंड के बाद अगेन हम मूव करते हैं एक और टाइप की जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। और आपको मालूम है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो, तो अगर आपसे यानी कि पूछा जाए कि कोवैलेंट बॉन्ड किस कंपाउंड के दरमियान बनती है, मीन्स के तो मोस्टली नॉन मेटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड बनते। जितने भी ग्रुप के फर्स्ट ए से लेकर 7A तक जितने भी नॉन मेटल पाए जाते हैं उन सब में कोवैलेंट बॉन्ड जो है मीन्स के बनती है। अगर हमसे पूछा जाए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो आप सबको मालूम है कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगी जब दोनों एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में यानी कि शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एटम ए है और यहाँ पर मेरे पास एटम बी है। ए एटम के पास के एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना लाजमी बात है कि इसको भी एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बात नोट कर लीजिएगा कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी तो मोस्टली जो एलिमेंट्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तकरीबन सेम होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगी, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू तकरीबन सेम होती है। और वैसे भी आपको मालूम है कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगी जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस लेस देन 1.7 होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में यानी कि शेयरिंग पीरियड होगी। तो ए का एक इलेक्ट्रॉन बी के एक इलेक्ट्रॉन के साथ यानी कि जो शेयरिंग करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। तो इनके दरमियान जो है न्यू बॉन्ड बनेगी, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और ये दो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगी जब दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉन्ड जब किसी भी एटम के जब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इसको आप कहते हो बॉन्ड पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले तो उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। अभी सवाल ये बदल रहा है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका भी के कंप्लीट हो गया और इसका भी के कंप्लीट हो गया। जब तक ये पार्टनर रहेंगे तब तक तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन इक्वल मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर देख रहे हो कि बॉन्ड पेयर सॉरी क्या, यहाँ पर हम कहते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी कि 1 है। तो अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो इनके बीच में सिंगल यानी कि जो है बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगी जब दो एटम के
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में यानी कि शेयरिंग करेंगे, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देगा, अगर दो बॉन्ड पेयर होंगे तो डबल बॉन्ड देगा, और अगर तीन बॉन्ड पेयर होंगे तो हमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि एटम जो है यानी सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ट्रिपल। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि जिन इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया है बॉन्डिंग में, उन इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो माइनस होती है, तो माइनस माइनस चार्ज होने की वजह से इनके बीच में रिपल्जन होनी चाहिए। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक एटम का, ये देखो ये एटम का न्यूक्लियस है और ये भी इसका न्यूक्लियस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड को और हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो आप यूं भी डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मीन्स के एटम के जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो यानी कि फोर्स होगी, उसको भी आप यानी कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड के कैसे बेटे, ये आपके पास एक एटम के ऊपर प्लस चार्ज है और ये आपके पास दूसरे एटम के ऊपर भी प्लस चार्ज है, ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। अगर पूछा जाए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये फोर्स इसको करेगा और ये फोर्स, तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रिपल्जन की फोर्स जो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इन दोनों को दो न्यूक्लियस अपनी तरफ फोर्स कर रहे हैं। तो आपके बुक के अंदर एक लाइन लिखी है, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको यानी कि कैसे मालूम होगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड ए ग्रुप का जो एलिमेंट से बोरान वो यानी कितनी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो कौन सी स्टूडेंट बताएगी मुझे, या कौन सा स्टूडेंट बताएगा बोरान कितनी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? लाजमी बात है 3। और फ्लोरीन 1. चलो ये याद है। तो मैं क्यों ना इसकी एक आपको लिस्ट दे दूं, तो ताकि आपको याद हो, जब आपको कंपाउंड मिले तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि कितनी कोवेलेंट बॉन्ड ये यानी कि बनती है। तो एक चार्ट में देता हूँ, भले टाइम कितना फिर कल हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो चार्ट अगर मैं दूंगा तो आपको सारी बात आ जाएगी समझ में। तो बेटे मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने समझा है वहां तक आपको बात समझ में आई, तो इसकी आप डायग्राम ले लो ताकि मैं आगे आपको एक टेबल बना दूं जहां पर आप सबको मालूम हो कि कौन सा एलिमेंट कितनी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे ख्याल में बोर्ड को साफ कर दो बेटे। हेलो यस सर। चलो ठीक है। अभी तुम लोगों की आवाज जो है बिल्कुल यानी कि क्लियर आ रही है मुझे। तो मैं एक आपको चार्ट दे देता हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि किस तरह से इनकी वैलेंसी दूसरी जो भी कुछ मालूम करना होगा। ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकेंड ए ग्रुप, ये थर्ड ए ग्रुप, तो थोड़ा सा बहुत आपको फायदा होगा इसमें। 4 ए ग्रुप, 5 ए ग्रुप, 6 ए ग्रुप और 7 ए ग्रुप। फर्स्ट में इनके एलिमेंट्स यानी कि आपके लिए लिख लेता हूँ। फर्स्ट ए ग्रुप में नॉन मेटल एक ही याद है आपको, हाइड्रोजन। मैंने कहा था कि सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट बेरिलियम, इवन के मेटल है मगर ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। थर्ड ए ग्रुप का बोरान, 4 ए ग्रुप का कौन सा होगा, कार्बन, 5 ए ग्रुप का नाइट्रोजन, 6 ए ग्रुप का ऑक्सीजन, 7 ए ग्रुप का फ्लोरीन। ठीक है, अभी आप सबको मालूम है कि इनकी वैलेंसी क्या है, तो जो ग्रुप होगा वो इनकी वैलेंसी होगी। ये तो इंटर में सब पढ़ चुके हो। इसकी वैलेंसी अगर पूछा जाए तो 1, इसकी 2, इसकी यानी कि 3, इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये बॉन्ड कितनी बनाएगा। तो बेटे हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी है तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन किसी भी एटम के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही पार्टिकल पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि बेरिलियम, तो बेरिलियम जो है 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ 2 बनाएगा, ना 2 से कम होगी और ना 2 से ज्यादा होगी। इस तरह से बोरान जो है
वो यानी कि 3 को बॉन्ड बनाएगा। अगर अगर अभी मैंने इसमें सवाल पूछा था तो उसने बोला कि सर बोरान जो है 3 बॉन्ड बनाएगा। और अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। फिर आ जाते हैं नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बनाएगा। अभी यहाँ पे देखिएगा कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। अभी आप बोलोगे सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाएगा? इस वजह से कि नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, जबकि फ्लोरीन की 7 वैलेंसी है तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा। तो ये याद करना है आपको, जब भी आपको दिए जाएंगे कंपाउंड तो उसमें आपको फायदा होगा कि कौन सा एटम मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितनी बनाएगा। तो ये आपको लाजमी यानी कि याद होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसमें से कौन सी बॉन्ड बनेगी? बॉन्ड 3 टाइप की होती है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा सिंगल, बेरिलियम भी बॉन्ड बनाएगा सिंगल। इनसे 2 बॉन्ड बनेगी मगर दोनों बॉन्ड सिंगल होगी, जबकि जो बोरान है वो भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कार्बन सबको याद है, अगर याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन चारों या तो चारों की चारों सिंगल होगी या उसमें डबल बॉन्ड होगी या उसमें कौन सी बॉन्ड होगी मालूम है? कौन सी बॉन्ड होगी? कार्बन सिंगल भी है, डबल भी है और बेटे हेलो ट्रिपल भी है। चलो ठीक है ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या बनाएगा डबल बॉन्ड, जबकि 7A ग्रुप के एलिमेंट्स 1 बॉन्ड बनाएंगे और वो बनाएंगे यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ तक आप सबको बात मेरी समझ में आएगी। लेकिन 5, 6 और 7A ग्रुप में ध्यान दीजिएगा कि 5A ग्रुप में फास्फोरस जो है, ये बाद में बताऊंगा, फास्फोरस जो है वो यानी कि 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बॉन्ड बनाएगा। जबकि ऑक्सीजन जो है इस ग्रुप का वो भी यानी कि 2 बॉन्ड, यहाँ तो 2 बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं लाइक ए सल्फर, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ तो 2 बॉन्ड बनाएगा या ये यानी कि जो है 6 बॉन्ड बनाएगा। जबकि अगर हम यानी कि जो फ्लोरीन के बाद और देखें एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो 1 भी बॉन्ड बना सकता है और 7 बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा नोट करना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की जो बॉन्ड है वो फिक्स है। नाइट्रोजन ऑलवेज यानी कि 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन ऑलवेज 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन फ्लोरीन 1 बनाएगा। लेकिन इनके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 टाइप की बॉन्ड बनाएंगे, मीन्स के 2 बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ तो यानी कि बॉन्ड बनेगी यानी कि 3 लाइक ए फास्फोरस, या 5 बनेगी। 5 का मतलब देख रहे हैं, फास्फोरस अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। आगे चल के ये मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ तो बनाएगा 2 या 6, और जबकि क्लोरीन जो है वो यहाँ 1 बनाएगा, यहाँ 7। कौन बताएगा क्यों? क्या ऐसी वजह है कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो बॉन्ड बनाएगा उनकी फिक्स बॉन्ड होती है, यानी कि नाइट्रोजन की बॉन्ड 3 बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो फ्लोरीन है वो 1 ही बॉन्ड बनाएगा। क्या वजह है कि ये तीनों एलिमेंट्स बताया सर वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल क्या? वैलेंसी होती है ड्यू टू डी ब्लॉक की वजह से। हाँ ये गुड, क्योंकि ये इन तीनों में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट जो है ये यानी कि फिक्स बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन ऑलवेज 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। तो क्यों ना इसका एक सवाल हो गया, फिर मैं आपको समझाता हूँ। विच कंपाउंड, इस टाइप का सवाल इज नॉट एग्जैक्ट, इसमें से कौन सा कंपाउंड से जो नहीं हो सकता है? मेरे ख्याल में इसके लिए सही है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि NF3 B CH3 C PCl5 D NCl5 E
डी। पी ऑप्शन डी। I5 लाजिम बात है कि डी। अभी आप क्यों बोला आपने डी, पता है आपको? नाइट्रोजन लेकिन 3 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे देखो कि ये डी में देखो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो है वो फिक्स यानी के बॉन्ड बनाएगा, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो दो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। जैसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यानी कि नाइट्रोजन के बाद जो भी आएंगे, ऑक्सीजन के बाद जो भी आएंगे, फ्लोरीन के बाद जो भी आएंगे, सारे के सारे यानी कि जो है एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट आपको आगे होंगे समझ में। हेलो बेटे, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छी बात Yes, है। sir. तो क्यों ना इस चार्ट को आप नोट कर लो। कर लिए सर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बॉन्ड फिक्स होगी 3 to 1। बाकी इन एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स है जो इनके बाद आएंगे, उनकी यानी के बॉन्ड जो है वो यानी के वेरिएबल होगी। क्यों वेरिएबल होगी? इस वजह से कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो यूज करते हैं उन सब में डी ऑर्बिटल आता है, जबकि इन दोनों में, इन 3 एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल नहीं आता है। 1 2 3 और 4, 4 एक और भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये 4 एटम याद कर लेना कि इनकी बॉन्ड जो है वो फिक्स होगी। हाइड्रोजन की 1 होगी, नाइट्रोजन की 3 होगी, ऑक्सीजन की 2 होगी, फ्लोरीन की 1 होगी। इन चारों की बॉन्ड फिक्स इस वजह से होगी कि इनमें डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। उस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि यानी कि क्या है। तो क्यों ना अभी आप सबको मालूम हो गया कि कौन एटम कितनी बॉन्ड बनाएगा, तो आप इसी तरीके से मुझे जवाब दे सकते हो कि इसका जवाब क्या होगा। तो आप फर्स्ट इसको यानी कि जो है लिख लो, तो मैं इसको मिटा दूं। आप करो बोर्ड को बेटे। हेलो, हेलो बेटे। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। हाँ, अभी देखो मैं तुम लोगों का चॉइस लेता हूँ। अभी मुझे कौन बताएगा कि इस कंपाउंड के अंदर यानी कि कौन सी बॉन्ड होगी? अगर एमसीक्यूज में सवाल आ जाए, बॉन्ड 3 टाइप की होती है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड होगी, यहाँ डबल होगी, यहाँ ट्रिपल होगी। अभी आपको कैसे मालूम होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? तो आप सिर्फ बॉन्ड को याद करो। मैं आपकी तरह एक्सप्लेनेशन, तो मुझे मालूम है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। देखो हाइड्रोजन 1, कार्बन 4, जबकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो किस तरह से बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो मैं आपकी तरह सुनता, तो कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड बनाएगा ये एन के साथ, और 1 बॉन्ड बनाएगा एच के साथ। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड, 1 2 3, कार्बन की 4 बॉन्ड, 1 2 3, हाइड्रोजन की। तो इस तरह से जब आपको बॉन्ड मालूम होगी तो आप उसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना सकते हो। अगर हम देखें तो इसका भी डुप्लेट रूल कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट रूल यानी कि कंप्लीट है। आई बात समझ में? इस तरह से पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेंट्रल एटम कौन सा है? तो याद होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, जबकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। अभी 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब हुआ कि दोनों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा माइंड यूज करो, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, इंटर में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे देखो ये हो गई बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको हो गया मालूम कि ये यानी कि बॉन्ड डबल। इस तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीथेन में कौन सी बॉन्ड होगी, तो खुद ही मालूम हो जाएगा कि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगी। क्यों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगी? क्योंकि सबको मालूम है कि कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, जबकि हाइड्रोजन की एक ही 1 है, तो 4 की 4 होगी। कैसे लिखोगे ताकि इनका ओके रूट कंप्लीट हो जाए? तो देख रहे हो आप, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से पूछा जाए कि ऑक्सीजन O2 में, तो आपको मालूम है कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा। वो कैसे? ये देखो, इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 बॉन्ड हो गई। नाइट्रोजन कौन सी बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। देखो 1 2 3, 1 2 3,
तो कुछ मेरी बात तुम लोगों को आ रही है समझ में या नहीं? यस हेलो सर। बेटे, यस सर। यस सर। ये आपको सबको मालूम हो रहा है कि बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं। तो आपको कैसे मालूम होगा कि किस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, कौन से कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और कौन से कंपाउंड में यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है? ये सब आपको मालूम होगा जब आपको मालूम होगा कि वो एलिमेंट कितनी बॉन्ड बनाता है। और फिर जब बॉन्ड का आपको मालूम हो जाएगा, फिर आप ट्राई करोगे कि उस कंपाउंड का ऑक्टेट रूल आप यानी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि लास्ट में पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पे, तो आप मुझे आसानी से जवाब दोगे C2H6। इसका कैसे मालूम होगा आपको? आपको मालूम है कि कार्बन 4 बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बनाएगा, तो किस तरह से करोगे आप? तो आपको टोटल कार्बन की 4 बॉन्ड करनी है। तो यहाँ पे देखो आप कार्बन 2, अभी कार्बन की 4 में से एक हो गई। आपको मालूम है कि कार्बन 4 बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन दे दो के साथ में, ये 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आप 3 दोगे हाइड्रोजन। तो देखो 4 इसकी हो गई और एक इसकी हो गई, 6 बॉन्ड की हो गई और एक। तो इजी तरीके से आप यानी कि मालूम कर सकते हो कि बॉन्ड बनाने का क्या तरीका है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब होगी जब दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड पेयर होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब होगे जब दो एटम्स के दरमियान 2 बॉन्ड पेयर होंगे। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब होगे जब 2 एटम्स के दरमियान यानी कि 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक बॉन्ड पेयर हुआ तो मीनिंग इसकी होगी कि दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया है। और अगर डबल बॉन्ड होगी तो समझो कि दोनों एटम्स के दो दो इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया। और अगर कहा जाए कि दो एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगी जब दोनों एटम्स के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे उनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उनको लॉन पेयर भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 2 बॉन्ड पेयर है, जबकि इनके पास 2 लोन पेयर है। तो ये भी एमसीक्यूज में आपको बेटे दे सकते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन की 6 वैलेंसी, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया इसके और 2 इसने, तो 2 पेयर इसके पास रह गए। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आई होप कि मेरी बात आप सबको समझ में आ गई बेटे। हेलो, यस सर। यस सर। ये अच्छी बात है, अच्छी बात सर है। जैसे आपने आयनिक कंपाउंड में बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट बनाएंगे, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से बनाएंगे? सारे के सारे जितनी लिस्ट दी है, फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्रोजन, सेकंड ए ग्रुप का बेरिलियम, थर्ड ए ग्रुप का बोरान, 4 ए ग्रुप का कार्बन, सिलिकॉन, 5 ए ग्रुप के 5 ए ग्रुप का मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस, 6 ए ग्रुप का ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और 7 ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है मोस्टली हम लोगों के बुक के हिसाब से अगर कहा जाए तो ब्रीफली हम बुक के हिसाब से कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली बनाते हैं नॉन मेटल। अभी आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप इंटर की स्टूडेंट है तो आपको मालूम है कि हर ग्रुप में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो कहने का ये मकसद है कि मोस्टली जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो नॉन मेटल बनाते हैं। और मोस्टली नॉन मेटल कौन कौन से? 4 ए ग्रुप के, 5 ए ग्रुप के, 6 ए ग्रुप के और 7 ए ग्रुप के बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि कौन कौन से यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्रोजन, सेकंड ए ग्रुप का बेरिलियम, थर्ड ए ग्रुप का बोरान, इनके ये दोनों मेटल है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कोवेलेंट के साथ मिलती है। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू हाई होती है। तो इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि यानी कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुझे बोर्ड को साफ करना चाहिए, क्यों ना 1-2 एमसीक्यूज हो जाए। सर C2H6 में सिंगल बन रहा है? जी हाँ बेटे, C2H6 में थोड़ा सा आप अपना माइंड इस्तेमाल करो तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगी। आपको कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, देखता हूँ कि माइंड किसका अच्छा है। विच कंपाउंड है मल्टीपल बॉन्ड का नाम सुना है कभी? चलो बेटे, यस सर। क्या होते मल्टीपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। वो कंपाउंड सर एक से ज्यादा हो।
यानी कि वो कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल। मीन्स कि सिंगल बॉन्ड हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम कहेंगे उस कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते। तो क्यों ना ऐसा एक सवाल हो जाए, देखता हूँ कि माइंड है या नहीं। ए ओम सर 5 मिनट। हाँ सर, मेहरबानी सर, 5 मिनट के अंदर ही मैं फारिग हो जाऊंगा। बस ये तो एक ही पॉइंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड बी में दे रहा हूं SF6, सी में दे रहा हूं C2H2, डी में दे रहा हूं आपको IF7, ई में मैं आपको दे रहा हूं आसान सा सवाल कि कौन सा आपको दिया जाए। चलो F2 दे रहा हूं। हाँ C2H2 सही बात है, सी होगा क्योंकि सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये नहीं समझेगा क्यों होगी, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, लेकिन इसमें जो है इन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट। अभी ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे। एक बच्ची ने सवाल पूछा सर हमें कैसे मालूम होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे मालूम होगा तुम्हें कि इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है दो एटम के। सबसे फर्स्ट मैंने कहा था कि जब भी कंपाउंड के बारे में मालूम करनी हो कि यानी कितनी बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होगी, फर्स्ट आप कंपाउंड का यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि वो कंपाउंड कितनी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जबकि हाइड्रोजन 1 बनाएगा। अभी आपको कार्बन का ऑक्सीजन ग्रुप कंप्लीट करना है। देखो मैं डीप में जाता हूँ। चलो ये 2 कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन है बेटे, और हर कार्बन ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक तो इसके साथ अटैच हो गया हाइड्रोजन और ये दूसरा अटैच हो गया। देखो 2 हाइड्रोजन थे ये, और क्यों मैंने एक बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा तो 1 बॉन्ड। अभी रह गए 4 में से 1 बॉन्ड हो गई, बाकी कितनी रह गई? लाजमी बात है कि कितनी होगी, 1 2 और 3। देखो इसकी भी 4 हो गई, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, इस तरह से मालूम किया जाता है कि अगर आपको मालूम होगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बॉन्ड बना रहा है तो उसका स्ट्रक्चर लिखने में कोई मसला नहीं होगा आपको। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना, देखो मैंने 4 बॉन्ड बना, वो आप पर यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको यानी कि ले सकते हो। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब जो है वो आपने बताया क्या, सी। बाकी सब में बॉन्ड सिंगल है। अभी आप क्यों बोलोगे कि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, 2 या 6 मैं लिख चुका हूँ, लेकिन हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं होता है। फिर आपके माइंड में होगा सर बी, तो आपको मालूम है कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा का, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कोई भी नहीं बने, क्योंकि 6 यानी कि सिंगल बॉन्ड बनेगी, क्योंकि आपको मालूम है 7 ग्रुप के एलिमेंट सल्फर के साथ एक ही बॉन्ड बनाएंगे। ना कहूँ मैं तो बी में भी आपको मालूम होना चाहिए कि आयोडीन के साथ जो क्लोरीन है वो यानी कि सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा। आप भले कितनी बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, कितनी बनाए, पर 1 बनाए। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। तो आज काफी है? हाँ बेटे, यस सर। चलो आज ठीक है, फिर कल हम देखेंगे। आज थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था तो थोड़ा सा फिर यानी कि मेरे ख्याल में अभी यानी कि सेट होगा। जी बेटी बोलिए आप। हाँ बोलिए। चैप्टर 2 आपकी जी थोड़ा सा वॉल्यूम आपका मीन्स के मोबाइल का थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि आपकी आवाज मेरे पास आ जाए। बेटे बोलिए, जोर से बोलिए। हेलो सर, मंथली में चैप्टर 2 भी आएगा? हाँ मंथली में जो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 की आपकी टेस्ट ले लूँ एक। यस सर। अगर आप तो सर कह रहे हैं चैप्टर 2 नहीं ले, वो हो गया है टेस्ट, उसके असाइनमेंट भी कर लिए, सिर्फ चैप्टर 3 का ले लें। नहीं चैप्टर नंबर 2 है ना, अभी 2 में जो मीन्स के सर 2 का सॉलिड नहीं आया था ना। जितने आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगी, यस सर, ले लें। आपको फायदा होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने कल अच्छा अभी आप मेरी बात सुनो।
कल मैंने 150 MCQ की कीज आपको भेज दी है। आप देखोगे कि इसमें 2-3 सवाल है जो मीन्स कि आपको नहीं समझ में आएंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर वो हाफ लाइफ टाइम जो है उसका मैंने जवाब तो दे दिया, वो मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा था कि जवाब क्या होगा, तो उसने मुझे उसके 2 पेज जमीन के लिख दिए, पर अभी तक मैंने उसको समझा नहीं है। तो हाफ लाइफ टाइम के मैंने 3 सवाल आपको दिए हैं, तो वो 3 सवाल में अपने बेस के ऊपर जब समझूंगा तो वो 3 सवाल आपको मैं समझा दूंगा। उसके बाद 2-3 और भी सवाल है जो आपको मैं भी नहीं समझ में आते होंगे, तो उसकी फर्स्ट आप चीज को देखो, हो सके कि मुझसे गलतियां हुई हो तो उस जो भी गलतियां मुझसे चेक कर लेंगे उसको हम। उसके बाद 150 MCQ से चैप्टर नंबर 3, तो ये मोस्टली पंजाब बुक से भी लिए हैं और बुक से लिए हैं। तो आपको यानी कि मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी भी असाइनमेंट मैंने दी है ना वो पंजाब बुक की जो एक्सरसाइज है ना, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस है उसमें से भी मैं मीन्स दे रहा हूँ, ताकि कभी इनकी टेस्ट में अगर पंजाब बुक की एक्सरसाइज से भी कोई भी सवाल अगर आ जाता है तो आपको मसला ना हो। तो बेटे जितने भी आपको सारे स्टूडेंट असाइनमेंट की लाजमी बनाओ ताकि आपको फायदा हो। जी बोलिए। चैप्टर 3 का टेस्ट कब होगा? यार तू कर दो यार। मैं सर से बात करता हूँ कि मीन्स के कब लिया जाए आपका। नहीं आपका सर मंडे तक। मंथली टेस्ट कौन से दिन पर है? मंथली टेस्ट कब है आपका? सर वेडनेसडे को है। यानी कि वेडनेसडे सर। मैं कह रहा हूँ कि 29 चैप्टर नंबर 3 संडे वाले दिन ले लूँ आपका, सर से मैं बात करके। ओके सर। सर मंडे को ले लें। सर तो मंडे फिर को आपको 2 दिन का हमारा गेम मिल टेस्ट है जाएगा। सर। मंडे को मैथ का टेस्ट। मंडे तक मैं सर वही मंडे कह को रहा ले हूँ, लीजिएगा। संडे वाले दिन टेस्ट दे दो, मैं इजी टेस्ट दूंगा आपको, इजी टेस्ट दूंगा। यानी कि 50% जो मैंने 150 असाइनमेंट दी है वहां से दूंगा बस आपको। ओके सर। 50% एक पेपर वहां से बनाऊंगा मैं। सही है बेटे? ओके सर। सही चलो है ठीक है सर, वेट कर रहे हैं। ओके चलो सर। बेटे डायग्राम इसकी ले लो फिर लीव कर दो यार इसको।